तो मेरे बेटा डाउट्स आप लोगों के मेरे पास आ चुके हैं। जैसे कि आप जानते हो बेटा इस चैप्टर का आज लास्ट डे रहेगा। जितने भी डाउट्स हैं उनको बताने के बाद मैं वहीं रोक दूंगा, चाहे फिर वो थोड़ी देर में खत्म हो जाए या आधा घंटे में या पौन घंटे में, लेकिन आपका बैच खत्म नहीं होगा। जैसे मैंने आपको रोटेशन में एक प्लेलिस्ट भेजी थी, मैं आपको ग्रेविटेशन, क्योंकि कल ग्रेविटेशन स्टार्ट होगा तो उसकी प्लेलिस्ट भेजूंगा। जो जो आपके वीक पॉइंट है, क्योंकि देखिए 11th का बेस स्ट्रांग होता है बेटा, तभी आप कंपटीशन के क्वेश्चन कर पाते हो। सैटेलाइट की थ्योरी पढ़नी है या कोई और भी वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़नी है, तो ग्रेविटी की प्लेलिस्ट से आप ज्यादा से ज्यादा तैयारी आज करके रखना। कल सुबह ग्रेविटेशन स्टार्ट होगा और टाइमिंग अब बेटा कुछ दिन ये सुबह 7:30 बजे ही रहेगी। जब चेंज होगा तो मैं आपको बता दूंगा। अब डाउट्स कितने हैं? 8 डाउट मेरे पास आए हैं और वो 8 के 8 समझिए। सबसे पहला बेटा है इलस्ट्रेशन नंबर 63। क्वेश्चन पहले समझिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। डाउट इलस्ट्रेशन 63 हमारी शीट से। इसमें कहा गया कि बॉडी ऑफ रेडियस आर मास एम, एक बॉडी है रेडियस आर मास एम, रेडियस ऑफ जायरेशन के। इसकी रेडियस ऑफ जायरेशन जो दे रखी है वो के दे रखी है। इट इज गिवन horizontal velocity v naught. It is given horizontal velocity v naught. After some time it comes in the condition of pure rolling. थोड़ी देर के बाद इसमें रोलिंग स्टार्ट हो गई। प्योर रोलिंग का मतलब इसने घूमना शुरू कर दिया ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से और लीनियर वेलोसिटी v, क्योंकि रोलिंग के समय लीनियर और रोटेशनल दोनों मोशन होते हैं। तो बताइए कितने टाइम के बाद रोलिंग स्टार्ट होगी? रोलिंग जब स्टार्ट होगी उस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी, और फिर वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ड्यूरिंग दिस टाइम, इतने समय में फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया। तो पहले मैं एक बार क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दूं। क्वेश्चन एक्सप्लेन करे बगैर आंसर बताना बेकार है। नंबर 1, एक कोई बॉडी है, ये बॉडी है, हमने उसे हिट किया और लीनियर वेलोसिटी दी, सिर्फ हमने उसे लीनियर वेलोसिटी दी। अब हुआ क्या, जब ये घिसटनी शुरू हुई तो ग्राउंड पे जो फ्रिक्शन था उसने लोअर पार्ट को घिसटने से रोका। फ्रिक्शन ने नीचे वाले हिस्से को जकड़ लिया, लेकिन इनर्शिया के कारण ऊपर वाला हिस्सा आगे चलने को हुआ, जिससे रोटेशन स्टार्ट हो गया। रोटेशन स्टार्ट हो गया, थोड़ी देर में रोलिंग शुरू हो गई। मतलब क्या हुआ, शुरू में तो ये घिसटेगा, फ्रिक्शन क्या करेगा, लोअर पार्ट को जाम कर देगा, ब्लॉक करने की कोशिश करेगा, घिसटने से रोकने की कोशिश करेगा। ऊपर वाला पार्ट चलता जाएगा, नीचे वाला रुकेगा, जिसके कारण रोलिंग शुरू हो जाएगी। तो ये पूछ रहे हैं कितने टाइम के बाद रोलिंग स्टार्ट होगी। और जब ये रोलिंग स्टार्ट होगी उस समय, मतलब यहां फ्रिक्शन है, जिस समय रोलिंग स्टार्ट होगी उस समय इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी। शुरू में वेलोसिटी v नॉट थी, बाद में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, और फिर बाकी सब चीजें हैं। तो चलिए पहले हम यहां कुछ इक्वेशन बनाते हैं। जब आपने v नॉट वेलोसिटी दी और जब रोलिंग शुरू हुई उस बीच में समय था t। घूमना शुरू करने का कारण था यहां फ्रिक्शन। शुरू में ये घिसटी, फ्रिक्शन ने लोअर पॉइंट को रोका, जाम किया, और ऊपर वाला पॉइंट चलता गया, नीचे वाला रुक गया। खुद ही सोच सकते हो, आखिरी बार बता रहा हूं, नीचे का रुक गया, ऊपर का चलता रहा, तो रोटेशन शुरू हो जाएगा, रोलिंग शुरू हो जाएगी। अब यहां पर दो चीजें हैं। पहली बात, फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू एम जी, भाई एम जी नीचे दबाएगा, रिएक्शन ऊपर लगेगी, जितना वेट जितना एक्शन उतना रिएक्शन, तो रिएक्शन होगी एम जी और फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू एम जी, यानी कि बेटा म्यू आर। कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर म्यू एम जी आपने एक बार बताया था कि रोलिंग के केस में नहीं लगता, स्लाइडिंग के केस में लगता है। बिल्कुल मैंने बताया था कि म्यू एम जी रोलिंग में नहीं लगता, स्लाइडिंग में लगता है। लेकिन मेरे बेटा यहां अभी यहां से यहां तक रोलिंग शुरू ही कहां हुई है, यहां से यहां तक तो स्लाइडिंग हो रही है, इसके बाद रोलिंग होगी, तब फ्रिक्शन अपने को चेंज करेगा। शुरू में तो जब मैंने लीनियर वेलोसिटी दी ये घिसटा, फिर फ्रिक्शन आया,
फ्रिक्शन ने घिसटने से रोका, तब ये रोलिंग शुरू हुई। तो जब रोलिंग शुरू हुई, हम तो उससे पहले की बात कर रहे हैं जिस समय ये घिसट रहा था, और जब ये घिसट रहा था तो उस समय तो साधारण लिमिटिंग फ्रिक्शन वाले फॉर्मूले लगेंगे। रोलिंग शुरू होने के बाद फ्रिक्शन कम हो जाता है, क्यों हो जाता है वो सब पहले पढ़ा चुका हूं। तो फिलहाल याद रखिएगा, रोलिंग शुरू यहां हुई है, वेलोसिटी यहां भी थी, इस टाइम के अंदर स्लाइड हो रहा था नीचे का हिस्सा, और स्लाइड होते समय म्यू mg लगेगा। अब यदि फ्रिक्शन है तो रिटार्डेशन होगा म्यू की, क्योंकि बेटा फोर्स को मास से डिवाइड कर दो तो फ्रिक्शन भी तो फोर्स है, तो म्यू mg को मास से डिवाइड कर दो, ये आ गई। ये है इसका एक्सेलरेशन। अब मैं इसकी इक्वेशन तैयार करता हूं। सबसे पहले लीनियर मोशन की इक्वेशन, फाइनल वेलोसिटी है v, इनिशियल वेलोसिटी है v नॉट, एक्सेलरेशन है म्यू जी। तो v इज इक्वल टू v नॉट माइनस म्यू जी टी। ये कौन सी इक्वेशन है और कैसे आई? तो मेरे बेटा देख बेटा, v इज इक्वल टू u प्लस एटी है, जिसमें फाइनल वेलोसिटी को तो v रखा, इनिशियल वेलोसिटी u को v नॉट रखा, एक्सेलरेशन को म्यू जी रखा। तो ये पहली इक्वेशन हमारी आ गई, v इज इक्वल टू v नॉट माइनस म्यू जी टी। क्या बनी बेटा? v इज इक्वल टू v नॉट माइनस म्यू जी टी। दूसरी इक्वेशन मेरे बेटा, दूसरी इक्वेशन हम लोग यहां पर बनाएंगे ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी की। तो शुरू में तो एंगुलर वेलोसिटी जीरो थी, घूम ही नहीं रहा था, बाद में घूमने लगा। तो ऐसे में ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ये न्यूटन इक्वेशन है रोटेशन की। ओमेगा नॉट है जीरो, शुरू में रोटेशन नहीं था, तो बस अल्फा टी। ये बड़े ध्यान से समझना। सेकंड इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन बनाएंगे हम टॉर्क की। यहां पर ये फ्रिक्शनल फोर्स ही इसे घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। भाई इसे रोटेट कराया किसने? फ्रिक्शन ने। सिर्फ वही फोर्स इसे रोटेट करा सकता था जो सेंटर पे ना लगे। सेंटर पे mg लग रहा था, सेंटर से रिएक्शन जा रही थी, वो रोटेट नहीं करवाएंगे। रोटेट करवाने वाला था फ्रिक्शन। अब यदि रोटेट करवाने वाला था फ्रिक्शन, तो टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तो है फ्रिक्शन, और सेंटर से फ्रिक्शन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r। तो टॉर्क हो गया फ्रिक्शन इनटू r। फ्रिक्शन है म्यू mg इनटू r, जहां r क्या है? इसकी रेडियस। फ्रिक्शन हो गया म्यू mg और परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से r। लेकिन टॉर्क होता है आई अल्फा, टॉर्क होता है बेटा आई अल्फा। अब यदि टॉर्क होता है आई अल्फा, तो आई की वैल्यू है एम के स्क्वायर, जहां के रेडियस ऑफ जायरेशन है। तो ये हो जाएगा एम के स्क्वायर अल्फा। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, और आई है एम के स्क्वायर अल्फा। तो एम से एम कट गया, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी म्यू जी आर डिवाइडेड बाय के स्क्वायर, म्यू जी आर अपॉन के स्क्वायर। ये तीसरी इक्वेशन आ गई। अब सिर्फ आपको इन सारी इक्वेशंस को मिला करके सॉल्व करके सारी चीजें इसी से ही बताएंगे। टाइम भी इसी से निकलेगा, आपके फाइनल वेलोसिटी भी इसी से निकलेगी, लीनियर वेलोसिटी, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी इसी से निकलेगा। कैसे कैसे? ध्यान से पहले अच्छा बताओ, यहां तक का रिवाइज करो। मैंने बताया ना 8 क्वेश्चन है, 7-8 क्वेश्चन है, तसल्ली से समझो, अच्छे क्वेश्चन है, एक आध को छोड़ दिया जाए तो। सबसे पहले v इज इक्वल टू u प्लस एटी, u था v नॉट, एक्सेलरेशन था म्यू जी, दरअसल वो रिटार्डेशन था फ्रिक्शन के कारण, तो माइनस म्यू जी थी। लीनियर वेलोसिटी कम हुई है, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ी है। शुरू में सिर्फ लीनियर वेलोसिटी थी, बाद में एंगुलर भी आ गई, यानी कि इसने अपनी काइनेटिक एनर्जी, कुछ काइनेटिक एनर्जी लीनियर में से निकाल के रोटेशन को दे दी। तो काइनेटिक एनर्जी लीनियर वाली घट गई, यानी स्पीड घट गई, और एंगुलर वाली काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, यानी कि बेटा एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई। तो यहां रिटार्डेशन है v नॉट माइनस म्यू जी टी, और ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी में अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन नहीं, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी बढ़ी है तो एक्सेलरेशन, लीनियर वेलोसिटी घटी है तो रिटार्डेशन।
वही पुराना एग्जाम्पल है, यदि आपके पास 50,000 रुपए बैंक में घर में पड़े हुए हैं, आप 10,000 बैंक में डाले आओगे तो घर पे पैसे कम हो जाएंगे, जितने ज्यादा बैंक में बढ़ेंगे उतने घर पे कम होंगे। तो यहाँ इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी फिक्स है, यदि उसमें से थोड़ी रोटेशनल में बदल गई तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो यहाँ रिटार्डेशन है या एक्सेलरेशन, उसका जवाब है लीनियर मोशन में रिटार्डेशन और एंगुलर मोशन में एक्सेलरेशन। ये दो हो गई। टॉर्क, फ्रिक्शन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क होता है आई अल्फा, आई है एम के स्क्वायर अल्फा, फ्रिक्शन है म्यू एम जी आर, बाकी तो भैया एम से एम काट करके म्यू जी आर अपॉन ये। अब इन्हें सॉल्व कैसे करेंगे पहले ही बता दूं, आंसर आ जाएगा। अल्फा को सेकंड में रखेंगे, अल्फा को सेकंड में रखेंगे, पुट इन सेकंड, तो ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू जी आर टी अपॉन के स्क्वायर। अब ओमेगा होता है v अपॉन आर, ओमेगा होता है v अपॉन आर, तो इसे मैं यही लिख दे रहा हूं v अपॉन आर। आर को ऊपर ले जाऊंगा, ये आ गया। अब मैं इस v की वैल्यू फर्स्ट में रख दूंगा। देखो बेटा, अल्फा को पहले सेकंड में रखा, ओमेगा को v अपॉन आर रख के v निकाल दिया। अब v की वैल्यू यहां रखेंगे, पुट इन फर्स्ट, और आंसर आने शुरू। फर्स्ट में पुट कर दो v की वैल्यू, v की जगह रखेंगे बेटा म्यू जी आर स्क्वायर टी अपॉन के स्क्वायर। के क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन, इज इक्वल टू v नॉट माइनस म्यू जी टी, v नॉट माइनस म्यू जी टी। अब टाइम निकालना है पहले पार्ट में, तो जिसमें टाइम है वो एक तरफ ले जाओ, इसे यहां लाओ, म्यू जी टी कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। आप जानते हो ये कोई बड़ी बात नहीं करती, इसे उधर ले गए, म्यू जी टी कॉमन, 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट। तो टाइम का आंसर आ जाएगा वी नॉट अपॉन म्यू जी 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। ये है पहला आंसर टाइम का। जब आपके पास टाइम आ गया कि भाई कितने टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी रोटेशनल में बदल जाएगी यानी रोलिंग शुरू हो जाएगी, तो वो पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट उन्होंने कहा कि इस टाइम जब रोलिंग शुरू हो जाएगी उस टाइम वेलोसिटी क्या है। तो मेरे बेटा टाइम आ चुका है, टाइम की वैल्यू रख के वेलोसिटी निकालनी है, चाहे तो टाइम की वैल्यू यहां रख के फाइनल वेलोसिटी निकाल लो, या टाइम की वैल्यू यहां रख के फाइनल वेलोसिटी निकाल लो। तो अब क्योंकि सिर्फ पुट करने का काम है तो वो बोर्ड पे मैं नहीं करूंगा, क्योंकि असली काम था टाइम निकालना। तो आप फाइनल वेलोसिटी भी निकाल लेंगे। फाइनल वेलोसिटी निकालने के बाद उन्होंने कहा है वर्क डन यहां कितना हुआ। तुम जानते हो वर्क होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि बेटा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी में लीनियर और रोटेशनल दोनों है, यानी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मैं शॉर्टकट में आई को पहले ही एम के स्क्वायर लिख रहा हूं, और ओमेगा होता है वी अपॉन आर, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, जिसमें v है फाइनल वेलोसिटी, और ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये लीनियर काइनेटिक एनर्जी। अब ये आ गया, ये तो हो गई फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, क्योंकि आप देखो इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट थी। अब करना क्या रह गया, जब टाइम से आपने फाइनल वेलोसिटी निकाल ली होगी तो उस फाइनल वेलोसिटी को यहां और यहां रखना है दोनों में, और फिर सिर्फ मैथमेटिक्स से सिंपलीफाई करो और आंसर ले लो। समझ में आ गया। तो ये आपने क्या किया, यदि हम इसे देखने में तो ये बड़ा लग रहा है, लेकिन आपने किया क्या, v इज इक्वल टू u माइनस at से पहली इक्वेशन बनाई, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t से दूसरी इक्वेशन बनाई, टॉर्क इज इक्वल टू फ्रिक्शन इनटू r से अल्फा निकाला, अल्फा की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में रख के आपने, और ओमेगा को v अपॉन r रख के v निकाला, v को फर्स्ट इक्वेशन में रख के टाइम आ गया। फिर टाइम की वैल्यू चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन में रख के, और चाहे आपने इसे मैं इक्वेशन नंबर 4 कह देता हूं, चाहे फोर्थ में रख के फाइनल वेलोसिटी निकाली। जब फाइनल वेलोसिटी आ गई, वर्क डन निकालना था, तो वर्क होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल। बेटा वर्क डन यहां नेगेटिव आएगा, क्योंकि वर्क डन बाय फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन हमेशा टोटल एनर्जी को रिड्यूस करता है।
भाई एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को तो बढ़ाया फ्रिक्शन ने, लेकिन लीनियर को कम किया। ओवरऑल वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नेगेटिव। कुछ बुक्स में क्या करते हैं, पहले ही बड़े में से छोटे को यानी इनिशियल में से फाइनल को माइनस कर देते हैं, तो देखने में लगता है कि पॉजिटिव आंसर आ गया। आप ऐसे मत करना, जब भी वर्क निकालना हो फाइनल माइनस इनिशियल से निकालो, तो वर्क कैन बी नेगेटिव, तो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। तो ये आपका पहला डाउट यदि दोबारा समझना हो तो बोल देना या वीडियो देख लेना। पहला डाउट आपका कंप्लीट हुआ। अब दूसरा डाउट, देखिए बेटा, अब इसके बाद एमसीक्यू में से डाउट्स आए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हाँ जी, कौन कौन से हैं? 15, 16, 24, 31, 42, 44, 45। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15। मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं बॉडी इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, वेलोसिटी v। एक बॉडी रोल कर रही है, इसके सेंटर की वेलोसिटी v है। ऑब्वियसली कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी होगी क्योंकि रोल कर रही है। तो रेशियो ऑफ वेलोसिटी एट p एंड q। देख बेटा, इसे थोड़ा बड़ा फिगर बनाऊं, क्या है क्वेश्चन, वो फिगर अगले पेज पर थी। ये बॉडी रोल कर रही है, सेंटर की वेलोसिटी है v। अब यहां से r/2 ऊपर, यानी कि सेंटर से रेडियस के आधे के बराबर ऊपर की वेलोसिटी, और यहां सेंटर से r/2 नीचे की वेलोसिटी आपको बतानी है। v1 अपर पार्ट की और v2 लोअर पार्ट की क्या वेलोसिटी होगी। एक बार मैं आपको याद दिला दूं अलग से रफ में बना के, लीनियर में वेलोसिटी क्या होती है, रोटेशनल में वेलोसिटी क्या होती है, और रोलिंग में वेलोसिटी क्या होती है। उसके बाद ये क्वेश्चन खुद ब खुद हो जाएगा सॉल्व। मेरे बेटा लीनियर, यदि बेटा मैं सिर्फ किसी बॉडी में लीनियर मोशन कराऊं, जैसे साइकिल को ब्रेक लगा के घसीटता जाऊं, तो टायर का अपर पॉइंट भी v वेलोसिटी से चलेगा, ये भी v वेलोसिटी से चलेगा, ये भी v वेलोसिटी से चलेगा, ये भी और ये भी, हर पॉइंट सेम वेलोसिटी से चलेगा। ये होता है लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन। एक होता है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन यदि मैं इसे घुमा दूं, तो मेरे बेटा यहां वेलोसिटी v है, यहां वेलोसिटी v है, यहां वेलोसिटी v है, यहां वेलोसिटी v है। समझिए मेरी बात को। लेकिन लीनियर वेलोसिटी तो यहां भी उतरी, यहां भी उतरी, यहां भी उतरी, यहां भी उतरी, लेकिन रोटेशनल वेलोसिटी यदि आप देखेंगे तो सेंटर से r ऊपर है v, सेंटर से r/2 ऊपर होगी v/2। क्यों? v इज इक्वल टू r ओमेगा। अब यदि आपने रेडियस को आधा कर दिया तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू r ओमेगा में रेडियस ऑफ रोटेशन आधी हो गई, तो वेलोसिटी आधी हो गई। यदि आप सेंटर से r/4 ऊपर है तो वेलोसिटी v/4 होगी। दरअसल पूरे एंगुलर वेलोसिटी हर जगह सेम होती है, लीनियर वेलोसिटी सब जगह अलग अलग होती है। तो यहां r डिस्टेंस पे वेलोसिटी है v, r/2 पे है v/2, r/4 पर है v/4। ऐसे ही नीचे r/4 डिस्टेंस पर v/4, और आपसे कोई पूछे क्यों, क्योंकि v इज इक्वल टू r ओमेगा के हिसाब से v प्रोपोर्शनल टू r है। r हाफ होगा तो v हाफ होगा, r 1/3 होगा तो वेलोसिटी 1/3 होगी, r 1/4 होगा तो वेलोसिटी 1/4 होगी। ओमेगा तो कांस्टेंट है। r/2 डिस्टेंस पर वेलोसिटी v/2 होगी। तो इन दोनों में दो अंतर मेजर कौन से हैं? यदि प्योर लीनियर मोशन है तो हर जगह सेम वेलोसिटी, चाहे सेंटर पे हो, सेंटर से ऊपर हो, सेंटर से नीचे, सब जगह सेम, डायरेक्शन में भी, मैग्नीट्यूड में भी। लेकिन यदि रोटेशन हो रहा है, रोटेशन सेंटर से ऊपर राइट जाएंगे तो सेंटर से नीचे लेफ्ट जाएंगे। अब बेटा आता है रोलिंग। रोलिंग का मतलब है लीनियर और रोटेशनल दोनों। तो ऐसे में हर जगह दो दो वेलोसिटी होती है। मैं यदि कहूं यहां कौन सी वेलोसिटी होगी, लीनियर की भी
और रोटेशनल की v यानी कि 2v। यदि मैं कहूं कि r/2 डिस्टेंस पर कौन सी वेलोसिटी होगी, तो लीनियर की तो v और रोटेशनल की v/2, तो 3v/2। सोचते रहो। सेंटर पर लीनियर की v, रोटेशनल की 0, क्योंकि सेंटर जो है वो 0 रेडियस में घूमेगा, तो सेंटर पे वेलोसिटी 0 होगी। सेंटर से r/2 नीचे, लीनियर की तो v और रोटेशनल की v/2, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका मतलब v/2 होगी। और लोएस्ट पॉइंट पर लीनियर की v और रोटेशनल की v दोनों इक्वल एंड अपोजिट, तो 0। मतलब ये हो गया कि 0 v v/2 v 3v/2 2v, यानी जितना आप ऊपर बढ़ते रहोगे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। बॉटम से जितना ऊपर जाएंगे तो रिजल्ट ओवरऑल वेलोसिटी राइज होती रहेगी। तो यानी अब ये बताओ, सेंटर से r/2 ऊपर क्या वेलोसिटी है, 3v/2। सेंटर से r/2 नीचे क्या वेलोसिटी है, v/2। यहाँ यही कहा है, सेंटर से r/2 ऊपर और सेंटर से r/2 नीचे वेलोसिटी का रेशियो बताओ। तो सेंटर से r/2 ऊपर 3v/2, सेंटर से r/2 नीचे v/2, इनका रेशियो 3:1 हो गया। यही आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। हाँ 15 ही था। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। अगला डाउट, मेरे बेटा नेक्स्ट डाउट में क्या पूछा गया है, देखिए नेक्स्ट डाउट है बड़ा बढ़िया क्वेश्चन टॉपल का। टॉपल किसे कहते हैं अभी समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 16, ये कहते हैं कि एक रेगुलर हेक्सागन किसी सरफेस पर रखा है और इसे F फोर्स लगा करके खींचा जा रहा है, धक्का दिया जा रहा है। अब वो कह रहे हैं कि बताइए, यदि F को लगातार बढ़ाते रहे तो ये ट्रांसलेट भी कर सकता है, टॉपल भी। तो म्यू की किस वैल्यू के लिए इट विल ट्रांसलेट विदाउट टॉपलिंग। अब ये चक्कर क्या है, ट्रांसलेट विदाउट टॉपलिंग। देखो बेटा, यदि पहले ये बताओ, ये चेयर आपको दिख रही है, यदि थोड़ा सा ही हिस्सा दिख रहा हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, बोलना बेटा, क्योंकि फिर मैं तभी एग्जांपल बताऊं ट्रांसलेट और टॉपल में क्या अंतर है। कैन यू सी इट? सर बहुत थोड़ी सी दिख रही है बस। कोई बात दिख रहा है ऊपर का, इतना पार्ट दिख रहा है बस। यस सर। ठीक है। अब बेटा सुनो इधर, मैं इस पे ऊपर फोर्स लगाता हूं तो दो काम हो सकते हैं। पहला काम हो सकता है कि फोर्स लगाने से ये खिसक जाए, इसे बोलते हैं ट्रांसलेट। दूसरा, यदि जमीन में फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है तो फोर्स लगाने से हो सकता है ये पलट जाए, इसे बोलते हैं टॉपलिंग। टॉपलिंग तब होती है जब जमीन में फ्रिक्शन इतना ज्यादा हो कि वो इसे नीचे वाले हिस्से को मूव ना करने दे। देख, यदि ग्राउंड चिकना है, फ्रिक्शन नहीं है या कम है, तो मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये ऐसे खिसकेगी, इसे बोलते हैं ट्रांसलेटिंग। ट्रांसलेशन कब होता है, फ्रिक्शन कम होने पे। मान लो जमीन में फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है और मैं फोर्स लगाऊं तो नीचे वाला हिस्सा तो खिसक ही नहीं पा रहा, ये पलटनी शुरू हो गई, इसे बोलते हैं टॉपलिंग। तो टॉपलिंग के लिए फ्रिक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई यदि फ्रिक्शन कम होगा तो नीचे वाला हिस्सा खिसक जाएगा और तब वो ट्रांसलेट करेगी। यदि फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो नीचे वाला हिस्सा जाम हो जाएगा, वो तो चलेगा नहीं, और ऊपर वाला चलेगा तो ये पलट जाएगी, इसे बोलते हैं टॉपलिंग। अब यदि फ्रिक्शन कम होगा तो ट्रांसलेट, फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो टॉपलिंग। तो फ्रिक्शन की कोई बाउंड्री तो होती होगी कि भाई इस बाउंड्री से नीचे यदि म्यू है तो ये होगा और इस बाउंड्री से ऊपर म्यू है तो वो होगा। तो हमें वही बाउंड्री ढूंढनी है कि म्यू की किस वैल्यू से नीचे ट्रांसलेट होगा और म्यू की किस वैल्यू से ऊपर टॉपल होगा। आया समझ में? तो चलिए, तो हमें यह पता लगाना था कि किस वैल्यू से नीचे ट्रांसलेट होगा, किससे ऊपर टॉपल। हमसे पूछा गया है किस ट्रांसलेट होने की कंडीशन बताओ, ट्रांसलेट होने की कंडीशन बताओ। देख बेटा, सबसे पहले ये ट्रांसलेट तभी होगा जब फोर्स फ्रिक्शन से ज्यादा हो, पहली शर्त। ये फोर्स
फ्रिक्शन से बड़ा होना चाहिए। यदि ये फोर्स फ्रिक्शन से बड़ा होगा तभी इसमें लीनियर मोशन हो सकता है। तो पहली कंडीशन है फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन फ्रिक्शन, यानी कि म्यू एम जी। क्योंकि मेरा फोर्स यदि फ्रिक्शन से कम हो गया तब तो लीनियर मोशन भी होने का कोई मतलब ही नहीं। लीनियर मोशन तभी होगा यदि हमारा फोर्स फ्रिक्शन से बड़ा होगा, पहली शर्त। अब टॉपल कब होती हैं चीजें, यहां mg बनाओ। अब तुम देखो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में टॉर्क निकालूंगा, कौन सा टॉर्क क्या कर रहा है। देख फ्रिक्शन तो इसी पॉइंट से जा रहा है, तो फ्रिक्शन का टॉर्क तो 0। अभी मैं थोड़ी देर में ये भी बताऊंगा कि इसी पॉइंट को क्यों चुना। फ्रिक्शन इसी पॉइंट से जा रहा है तो फ्रिक्शन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, तो ये तो टॉर्क बनाएगा नहीं। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मेरा फोर्स इसे पलटना चाह रहा है, ये पलटने वाला टॉर्क है, टॉपल कराने वाला टॉर्क। और mg इसे रोकना चाह रहा है, ये फोर्स चाह रहा है ये पलटे। mg का टॉर्क चाह रहा है ये रुका रहे, यहीं पर रुका रहे। तो यदि आप चाहते हैं कि पलटे तो फोर्स का टॉर्क बड़ा होना चाहिए, और यदि आप चाहते हैं ना टॉपल करे तो mg का टॉर्क बड़ा होना चाहिए। तो मैं तो चाहता हूं ट्रांसलेट विदाउट टॉपलिंग, यानी ट्रांसलेट करें तो f म्यू mg से बड़ा है। विदाउट टॉपलिंग यानी पलटे नहीं। पलटेगा कब नहीं, पलटेगा कब नहीं, जब f का टॉर्क mg के टॉर्क से कम होगा। पलटने वाला टॉर्क रोकने वाले टॉर्क से कम होगा। तो यानी बेटा f का टॉर्क क्या है, f इंटू, यदि साइड को a मान ले तो ये साइड हो जाएगी a√3। ये है पलटने। अब ये a√3 कैसे आई बता दो। ये पूरा एंगल है 120, आधा हो गया 60, आधा हो गया 60, ओरली कर। ये है मान लो x और ये है a, x अपॉन a साइन 60, x अपॉन a साइन 60, तो x हो गया a साइन 60 यानी a√3/2। ये a√3/2, ये भी a√3/2, तो दोनों का सम हो गया a√3। तो फोर्स है F, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है a√3। समझ में आ गया। ये है पलटने वाला टॉर्क। रोकने वाला टॉर्क mg ने पैदा किया, तो फोर्स है mg, और फोर्स की यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूरी साइड का आधा यानी a/2। a से a कट गया, 2 ऊपर आ गया। ये है सेकंड कंडीशन, f मोर देन म्यू mg और mg मोर देन f इंटू 2√3। अब जो मैं करने जा रहा हूं उसे गौर से सुनिए और समझिए। म्यू को लेफ्ट में ले जाओ, ये दोबारा देखना। अब तुम्हारे पास दो शर्तें हो गई, लीनियर मोशन कराना है ट्रांसलेशन तो ये होना चाहिए, टॉपल ना करे तो रोकने वाला टॉर्क पलटने वाले से बड़ा होना चाहिए। तो ये कंडीशन है ट्रांसलेटिंग, ये है विदाउट टॉपलिंग। तो यदि दोनों शर्तें पूरी हो गई तो यहां ट्रांसलेटिंग विदाउट टॉपलिंग का केस बनेगा, ट्रांसलेटिंग विदाउट टॉपलिंग। अब तुम ये पूछ सकते हो यही पॉइंट क्यों हमेशा टॉर्क उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में लिया जाता है जो पॉइंट रुका रहेगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि यदि ये पलटता है तो कौन सा पॉइंट रुका रहेगा। यदि पलटता है, यदि ये पलटता है तो ये वाला पॉइंट भी उठेगा, ये भी उठेगा, ये भी उठेगा। पलटता है तो ये वाला पॉइंट रुकेगा। खुद सोचना बैठ करके क्यों, ये अपनी जगह, मान लो फ्रिक्शन इतना ज्यादा है कि इसे रोक दे और ये पलटने लगे तो ये वाला पॉइंट अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, ये जमीन से चिपका रहेगा। ये पॉइंट उठ जाएंगे, ये उठ जाएंगे, ये उठ जाएंगे, सब मूव कर जाएंगे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से लेंगे। अब आगे f अपॉन म्यू mg से बड़ा है, mg f 2√3 से बड़ा है, यानी f अपॉन म्यू ग्रेटर है f इंटू 2√3। कैसे, यदि इस लाइन से ये बड़ी है और इस लाइन से ये बड़ी है तो बीच वाले को हटा दो, इससे ये बड़ी है, इससे बड़ा है mg, mg से बड़ा है f अपॉन म्यू, तो इससे बड़ा है f अपॉन म्यू, बीच का स्टेप mg उड़ा दिया, तो f 2√3 से बड़ा है f अपॉन म्यू। f से f कट गया,
ये आ गया हमारा 1/μ मोर देन 2√3, तो म्यू रेसिप्रोकल कर दो, लेस देन 1/2√3, यही आपका आंसर है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1/2√3 से कम होना चाहिए, तो बॉडी ट्रांसलेट करेगी टॉपिल किए बगैर। अगला क्वेश्चन देख के मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े और अब तक नहीं रुके हैं। 24वां डाउट किसने भेजा था, मेरे पे व्हाट्सएप पे नाम है, लेकिन मैं ओपनली नहीं बोलूंगा। 24वां डाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट द एक्सेस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन बताइए। सच में अंतरात्मा फड़फड़ा गई, लेकिन बताना है जब आपने पूछा है, कोई कारण होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट द एक्सेस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन mr² है बेटा। अब अपने अपने व्हाट्सएप चेक करना किसने ये मजेदार क्वेश्चन दिया था, मैं नहीं बोलूंगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक बॉडी को v वेलोसिटी से 45 डिग्री के एंगल पर फेंका गया। हाईएस्ट पॉइंट पर जाने के बाद इसका एंगुलर मोमेंटम बताइए पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के रेस्पेक्ट में। मेरे बेटा हाईएस्ट पॉइंट पर सिर्फ u cos थीटा यानी कि v cos 45 वेलोसिटी रहेगी। अब एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, r क्या, m क्या है इसका मास, वेलोसिटी क्या है v cos 45 यानी v/√2। तो ये तो फॉर्मूला है, v की वैल्यू v/√2 है। r क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है। उन्होंने कहा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो आप इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ, वो लाइन बढ़ा दीजिए, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही r है। लेकिन ये तो प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट है, तो r की जगह मैक्सिमम हाइट, तो mv/√2 मैक्सिमम हाइट का u² sin² θ/2g, u² sin² θ/2g। मैंने पहले ही u को v रख दिया और थीटा को 45। अब सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर आ गया। 31 के बाद अगला डाउट है आपका 42। बेटा 42 में एक रॉड है, ये मेरा करवाया हुआ क्वेश्चन है, कोई बात नहीं पूछ लिया तो। ये कह रहे हैं कि बेटा एक हमारे पास फॉल्टी बैलेंस है जिसकी आर्म्स बराबर नहीं है। देखो तराजू यानी कि बैलेंस वो होता है जिसकी दोनों तरफ की आर्म्स बराबर होती है, सेंटर पे फिक्स होता है। लेकिन ये सेंटर पे नहीं, ये a डिस्टेंस है, ये b डिस्टेंस है, तो ये गलत नापेगा, ये गलत नापेगा। अब उन्होंने कहा कि पहले हमने m मास की बॉडी को यहां रखा, तो इधर m1 वेट रखने पे बैलेंस हुआ। जब हमने m मास की बॉडी को राइट साइड रखा, तो इधर m2 मास रखने पे बैलेंस हुआ। रियल मास क्या है भाई, m को तौलना है, वही इस जिस चीज को तौलना है वो यहां रखी और एक बार यहां रखी, इधर वेट रखे। तो जब बॉडी तौलने के लिए यहां रखी तो इधर m1 मास से बैलेंस हुआ, जब तौलने के लिए बॉडी यहां रखी तो m2 से बैलेंस हुआ। ऐसा है, ये a और b अनइक्वल आर्म्स है। तो मेरे बेटा करना क्या होता है, इसका वेट mg, m1g, m2g और mg। मेरे बेटा ये रोटेशन का केस है, यहां टॉर्क लगेंगे। m1g चाहता है इधर घूमे, mg चाहता है इधर घूमे। यदि दोनों टॉर्क बराबर होंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंस की कंडीशन है mg इंटू a, फोर्स mg, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से a, बराबर m1g इंटू b, फोर्स है m1g, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से है b। पहली इक्वेशन। इसी तरह से यहां बनेगी m2g इंटू a, m2g इंटू a बराबर होगा mg इंटू b। पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से डिवाइड कर दीजिए और देखिए क्या आता है। GA 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 GB GB कट जाएंगे, MGA अपॉन M2GA यानी M अपॉन M2
m1 GB अपॉन mgb, तो m1 अपॉन m क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो m स्क्वायर बराबर m1 m2, तो अंडर रूट ले लो तो m कितना हो जाएगा, अंडर रूट m1 m2। यही आंसर है। यदि आपके पास कोई खराब तराजू है तब भी आप सही वेट निकाल सकते हैं। जिसे तौलना है पहले एक बार इधर रखो, मान लो यहां 3 किलो रखने से बैलेंस हुआ m13, फिर जिसे तौलना है यहां रखो और इधर आपने मान लो सपोज करिए 4 किलो रखने से बैलेंस हुआ, तो ये है m2 4 किलो, m1 3 kg, m2 4 kg, तो रियल मास ना 3 है ना 4, वो है अंडर रूट m1 m2 यानी अंडर रूट 3 इंटू 4। मेरे ख्याल में ये समझ में आ गया। 2 डाउट और रह गए हैं, अभी करवा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 44, इसमें थ्योरम ऑफ पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस दोनों का प्रयोग होना है। मैं आपको क्वेश्चन 44 से पहले कुछ फॉर्मूले याद दिला दूं। एक डिस्क है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सेस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन, उसके अबाउट होता है हाफ mr स्क्वायर और डायमीटर के अबाउट होता है 1/4 mr स्क्वायर। ये याद रखिएगा। सिंपल बात बताइए, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट आई है। क्वेश्चन नंबर 44, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट आई है, लेकिन यार डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट तो 1/4 mr स्क्वायर है, तो 1/4 mr स्क्वायर ही आई है। तो mr स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 4i। फर्स्ट इक्वेशन mr स्क्वायर। अब ये कह रहे हैं कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट आई है, मैं जानता हूं वो 1/4 mr स्क्वायर होता है, 1/4 mr स्क्वायर आई, तो mr स्क्वायर 4i। अब बताइए डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टेंजेंट परपेंडिकुलर टू डिस्क, यानी कि आपको लेनी तो टेंजेंट है लेकिन डिस्क के परपेंडिकुलर, यानी कि इस एक्सिस के पैरेलल। तो इसके यदि सेंटर से पास होता परपेंडिकुलर टू प्लेन तो हाफ mr स्क्वायर, यदि टेंजेंट है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस के हिसाब से हाफ mr स्क्वायर प्लस mh स्क्वायर, और h है रेडियस के बराबर तो mr स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3/2 mr स्क्वायर। समझ में आया। टेंजेंट दो तरह की बताई थी, एक टेंजेंट पैरेलल टू प्लेन और एक टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन। जब टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन लेते हैं तो आईसी भी परपेंडिकुलर टू प्लेन वाला लेते हैं, और अब जब टेंजेंट पैरेलल टू प्लेन होती है तो आईसी भी पैरेलल टू प्लेन लेते हैं। तो ये तो आपको पढ़ा रखा है, इस पे और समय नहीं। तो मेरा जो आंसर है वो है 3/2 mr स्क्वायर, लेकिन mr स्क्वायर को मैंने 4i लिख रखा है, तो 3/2 इंटू 4i ये आ जाएगा 6i आंसर। 44 के बाद लास्ट डाउट, क्वेश्चन नंबर 45। A and B are two solid spheres of equal mass, एक रोल डाउन करता है और दूसरा वर्टिकली गिरता है। दो स्फेयर एक ही ऊंचाई पर हैं, एक ही ऊंचाई पर है, एक यहां से रोल करता हुआ नीचे आएगा, एक सीधा नीचे आएगा। तुम्हें चार में से सही बताना है। जब ये ग्राउंड पर पहुंचेगा तो ये कह रहे हैं कि A कैन डू मोर वर्क देन B या B कैन डू मोर वर्क देन A या बोथ कैन डू इक्वल वर्क। तो मैं पहले ही बता दूं वर्क डन क्या होता है, हमारी एनर्जी से। यदि दोनों की एनर्जी बराबर है तो वर्क डन सेम होगा। शुरू में एक ही मास था, एक ही ऊंचाई थी, तो पोटेंशियल एनर्जी सेम। तो जब नीचे पहुंचेंगे तो काइनेटिक एनर्जी सेम, जितनी काइनेटिक एनर्जी इसमें उतनी इसमें।
और काइनेटिक एनर्जी ही वो वर्क डन करने के काम आएगी। तो जब काइनेटिक एनर्जी सेम तो दे विल डू सेम वर्क। तो पहला और दूसरा गलत कि ए कैन डू मोर या बी कैन डू मोर, बोथ कैन डू इक्वल वर्क। फिर काइनेटिक एनर्जी सेम, अब वो कह रहे हैं कि बोथ विल बी हैविंग डिफरेंट लीनियर स्पीड, बिल्कुल सही। अब फिर कुछ बच्चे जिनकी नॉलेज कम है वो कहेंगे सर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो स्पीड भी तो सेम होगी, बिल्कुल नहीं। यहां सारी काइनेटिक एनर्जी लीनियर है तो लीनियर स्पीड ज्यादा है, वहां रोलिंग हो रही है तो थोड़ी काइनेटिक एनर्जी लीनियर है, थोड़ी रोटेशनल है, यानी ऑब्वियसली लीनियर काइनेटिक एनर्जी ए में कम है तो स्पीड ए की कम होगी, क्योंकि उस पे है तो काइनेटिक एनर्जी उतनी लेकिन थोड़ी रोटेशन के रूप में और थोड़ी ट्रांसलेशन के रूप में है, तो ट्रांसलेशनल वाली फिर कम हो गई ना। तो चलिए 45 हो गया। कोई सा इनमें से दोबारा पूछना हो बेटा? देख बेटा अब शुरू करते हैं ग्रेविटेशन, लेकिन ग्रेविटेशन के कंसेप्ट और शीट तो अभी भेजता हूं 5 मिनट में आप लोगों के पास, नो व्हाट्सएप पर आ रही है। जो बच्चे प्रिंट निकलवाते हैं तो वो आज निकाल लेना। दूसरा मैं वीडियोस भेज रहा हूं ग्रेविटेशन के कुछ, उन्हें तैयार करना शुरू कर दो। यदि आता है तो मत पढ़ो, मान लो आपको लगता है कि भाई हमें सब कुछ पता है, जरा बताना सैटेलाइट की टोटल एनर्जी निगेटिव क्यों होती है और उसका क्या मतलब है? सैटेलाइट की बाइंडिंग एनर्जी से आप क्या समझते हो? बहुत सी बातें होती है जो नहीं पता होती, तो यदि देख लोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो बेटा मेरा तो कुछ घिस नहीं रहा, मैं तो अपना फर्ज पूरा किए जा रहा हूं। तो अभी 2 चीजें भेज रहा हूं, एक तो ग्रेविटेशन की शीट और दूसरे नंबर पर मैं आपको भेजता हूं ग्रेविटेशन की वीडियो। और अभी बैच खत्म करने की बजाय वीडियो एक आध निपटा दो, पता चल जाएगा कि हाँ भाई क्या है। और शुरुआत करके देख लो, यदि लगता है देखी भी है पढ़ा हुआ है तो छोड़ देना, उसे भगा भगा के देख लेना। बाकी कल मिलेंगे 7:30 बजे।